गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो चैप्टर को लेकर, वो है ऑन इक्वालिटी। इक्वालिटी मतलब समानता। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे समानता को लेकर या इक्वालिटी को लेकर। ये कहाँ पर आता है? ये क्लास 7 के जो पॉलिटिकल साइंस का जो बुक है वहाँ का, उसका नाम क्या है? सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ 2। तो ये जो बुक्स का इसका पहला चैप्टर है ऑन इक्वालिटी। जो पहला यूनिट इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी के अंदर आता है। तो जो ऑन इक्वालिटी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, मतलब समानता के बारे में बात कर रहे हैं, ये समानता किसके अंदर हम लोग देखेंगे कि इंडियन डेमोक्रेसी मतलब इंडिया का जो लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र के अंदर इक्वालिटी कैसे आ रहा है, इसी चीज के बारे में हम लोग देखेंगे। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पर तीसरे स्लाइड में जो है इंडिया के जो अशोक चक्र है उसी के बारे में यहाँ पर बोला जा रहा है। जो अशोक चक्र का जो स्तंभ है उसके बारे में नीचे लिखा है सत्यम जयते। तो इसके बारे में बोला जा रहा है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग। जैसे ये स्लाइड का बारे में देखो, इक्वालिटी के मतलब यहाँ पर जैसे एक बैलेंसिंग, एक बैलेंस के दिखा रहा है कैसे जो जिसमें हम लोग मेजरमेंट करते हैं, तो उसमें कैसे दोनों साइड में सेम हाइट में, दो साइड में है जो दाढ़ी पल्ला होता है, ये दोनों साइड में सेम हाइट में है। तो ये चीज़ में दिखाते हैं कि एक साइड में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है और एक साइड में बहुत ही कम नहीं है, मतलब दोनों साइड में बराबर से है। तो ये इक्वालिटी को दर्शाता है। तो यहाँ पर इसी चीज़ में हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडिया के डेमोक्रेसी में इसका रोल क्या है और ये किस तरह से इसको अप्लाई करते हैं और लोग इसका कैसे, लोगों के लिए हित में ये कैसे काम आता है, ये सब चीज़ हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। और सबसे बड़ी बात है, ये कहाँ देखा जाता है, ये जो बैलेंसिंग मशीन ये कहाँ देखा जाता है? ये देखा जाए तो किसी भी दुकान में चले जाओ आप, वहाँ पर तुम्हें ये चीज़ मिल जाएगा। लेकिन समाज के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो, या लॉ के अकॉर्डिंग देखा जाए, ये कहाँ देखा जाता है? ये देखा जाता है कोर्ट में। जैसे होते हैं ना, जो कानून, अंदर जो कानून वाला जो एक वहाँ पर मूर्ति रहता है, जिस मूर्ति के हाथ में एक बैलेंसिंग मतलब मशीन है, उसके वो हाथ में रहता है दाढ़ी वाला टाइप का। तो वहाँ पर भी सेम हाइट, मतलब ये दिखाता है कि कानून के नजरे में सभी लोग समान है और वहाँ पर किसी बंदा ऊपर नहीं है, किसी बंदा नीचे नहीं है। तो वहाँ पर भी ये इक्वालिटी देखा जाता है। तो देखते हैं उसके नेक्स्ट स्लाइड, व्हाट इज इक्वालिटी। समानता क्या है या इक्वालिटी क्या है? इक्वालिटी इज सिंपल वर्ड मीन्स सेमनेस मतलब सेम और नेस जो एडजेक्टिव फॉर्म है। तो मतलब समानता मतलब सभी लोग, जहाँ पर उनके सभी लोगों को पास सेम पावर होगा, सेम उनके पास चीज होगा, तो ये हो गया इक्वालिटी। अब ये सेमनेस कैसे आएगा? द सेमनेस में बी इन ए क्वालिटी और क्वांटिटी, मतलब ये गुण से भी विचार हो सकता है या नंबर से भी विचार हो सकता है। जैसे क्वालिटी टाइप से अगर देखा जाए, क्वालिटी में गुण से अगर विचार करो, मतलब जैसे एक क्लास के अंदर देखो, एक क्लास में अंदर सभी टाइप का यहाँ पर बच्चा तुम्हें मिलेगा। मतलब जिस चीज़ के बेस में सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन होता है ना, ये चीज़ यहाँ पर खत्म हो जाता है। मतलब एक क्लास के अंदर तुम्हें रिच बच्चे के मतलब रिच घर के भी बच्चे नहीं मिलेगा, पुअर घर के भी बच्चे भी मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर मेल भी मिलेगा, यहाँ पर फीमेल भी मिलेगा। एक क्लास के अंदर तुम्हें अच्छे बच्चे मिलेगा जो पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, और दूसरे बच्चे टाइप का भी बच्चे मिलेगा जो पढ़ाई में अच्छे नहीं है लेकिन दूसरे को करिकुलर एक्टिविटी में अच्छे हैं। मतलब ये इससे डिसाइड होता है उसका क्वालिटी कैसा है। लेकिन सेमनेस मतलब अब हम हमारे दृष्टि से सबको एक ही नज़र से देखते हैं कि सभी बच्चे ये स्टूडेंट्स हैं, ये अगर इंडिया के नागरिक हैं और ये सभी लोग समान हैं। एक टीचर के नज़रिए से हम सबको समान दृष्टि से देखते हैं। तो ये हो गया क्वालिटी। और दूसरा है क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब जो ए मेजरमेंट टाइप का, मतलब समझ लो कि अगर मुझे सरकार के द्वारा अभी इस टाइम में कोई भी एक नेचुरल डिजास्टर आ जाए, उस टाइम में सरकार के द्वारा किसी को वो क्या कर रहे हैं,
वो उसी को त्राण दे रहे, मतलब डोनेट कर रहे कुछ चीज़। आप समझ लो उसको 2 kg चावल दे रहे, तो पहले वाला बंदा को अगर 2 kg चावल दिया तो दूसरे वाले बंदे को भी 2 kg देना पड़ेगा, उससे नीचे नहीं दे सकते। उससे अगर नीचे दे तो क्वांटिटी कम हो गया, तो इससे क्या हुआ, इससे इक्वालिटी नहीं आ रहा है। अब पहले बंदा वाला बंदा को अगर ज़्यादा दिया तो ज़्यादा देने का मतलब हुआ क्या, ज़्यादा देने का मतलब हो गया कि वो डिस्क्रिमिनेशन यहाँ से तैयार हो रहा है। जो नीचे वाला बंदा मतलब जो कम मिला है वो दूसरे वाले बंदा से वहाँ पर उसको गुस्सा आएगा, तो ये चीज़ आ रहा है सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन। तो इसी चीज़ को हटाना है, और किससे हटाना है, इक्वालिटी से हटाना है। व्हाट, तो ये हो गया इक्वालिटी। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं इक्वालिटी इन कॉन्टेक्स्ट टू पॉलिटिकल साइंस। यहाँ पर पीएस लिखा है, पीएस मतलब पॉलिटिकल साइंस। तो इक्वालिटी पॉलिटिकल साइंस के अकॉर्डिंग इक्वालिटी का क्या क्या है, यहाँ पर लिखा है एवरी ह्यूमन हैज राइट्स। जो सभी इंसान है, सभी इंसान के पास राइट्स होना चाहिए। राइट्स, राइट्स मतलब अधिकार, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है। तो उसी अधिकार के बारे में बोला जा रहा है। देखिए, देखते हैं ये चीज़। पॉलिटिकली इक्वालिटी रेफर्स टू सेमनेस इन अवेलेबिलिटी एंड एक्सरसाइज ऑफ राइट्स। तो राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो इक्वालिटी रेफर्स टू सेमनेस। इक्वालिटी क्या करते हैं, ये सेमनेस मतलब सेमनेस दर्शाता है इन द अवेलेबिलिटी एंड एक्सरसाइज ऑफ राइट्स, जो राइट्स सबको समान अधिकार से मिले, अपॉर्चुनिटीज मिले एंड चॉइस मिले। मतलब यहाँ पर बोला जा रहा है कि हमारे पास फंडामेंटल जो राइट्स है, ये राइट्स सबको समान अधिकार मिले, सब उसे प्रॉपर तरीके से यूज कर सकते। जैसे फंडामेंटल राइट्स में अगर बोला जाए राइट टू एडुकेशन, तो अगर मुझे शिक्षा मिलने का अधिकार है तो दूसरे को भी शिक्षा मिलने का अधिकार है। ये नहीं कि मुझे मिलने का अधिकार है और उसको नहीं मिलने का अधिकार है। तो ये हो गया, अगर ऐसा आया तो उसमें डिस्क्रिमिनेशन आते हैं। लेकिन इक्वालिटी तभी होगा जब दोनों को समान टाइप का मिलेगा सुविधा। अपॉर्चुनिटीज़, अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर मतलब उनके पास भी अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तो अगर मुझे आगे बढ़ने का अधिकार है तो ये भी दूसरे को भी आगे बढ़ने का अधिकार आएगा, ठीक है। तो ये हो गया अपॉर्चुनिटीज़। चॉइसेस, मुझे जो चीज़ चॉइस करने का अधिकार है तो वो भी दूसरे को चॉइस करने का अधिकार है, ठीक है। जैसे समझ लो कि यहाँ पर अगर कोई तुम लोगों का कोई 9 में जाकर तुम्हारे पास लैंग्वेज सब्जेक्ट में तुम्हारा थोड़ा सा ये आएगा कि तुम हिंदी भी चूज़ कर सकते हो कि संस्कृत भी चूज़ कर सकते हो। तो ये चूज़ करने का अधिकार तुम्हारे पास आता है उस टाइम में, लैंग्वेज में जो सेकंड लैंग्वेज तुम्हारा उस टाइम में होता है। तो आप समझ लो कि कुछ बच्चे जो वो चाहते हैं कि अभी तक कुछ बहुत दिन तक मैंने हिंदी पढ़ा है, अब मैं जाकर मैं संस्कृत चूज़ करूँगा, ठीक है। तो कुछ 2-3 बच्चे चूज़ किया, और तो बाकी बच्चे अगर चूज़ करने के लिए जा रहे हैं तो हमें उसके ऊपर रोक नहीं लगा सकते, क्योंकि ये सबके पास समान अधिकार वहाँ पर आता है। तो चूज़ करने का अधिकार सबके पास ही है, ठीक है। तो अगर एक को चूज़ करने का अधिकार मिले तो सबको भी मिलेगा। दूसरा है कि हेंस इन पॉलिटिकल साइंस द टर्म इक्वालिटी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स। तो पॉलिटिकल साइंस में ये इक्वालिटी डायरेक्टली ये किसके साथ रिलेट किया जाता है, फंडामेंटल राइट्स से। तो हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स है, तो ये 6 फंडामेंटल राइट्स से ये रिलेट किया जाता है। देखते हैं उसके नेक्स्ट स्लाइड में क्या बोला जा रहा है। डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी। अब हैरोल्ड लस्की जिन्होंने इक्वालिटी का डेफिनेशन क्या दिया, देखते। हैरोल्ड लस्की इन हिज वर्क ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। तो हैरोल्ड लस्की जो एक फेमस पर्सन थे, उन्होंने अपने जो काम किया था ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, मतलब पॉलिटिक्स के ग्रामर के ऊपर वो काम किया था। उनका जो किताब है ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, उसमें उन्होंने क्या बोला, तो ऑब्वियसली एक पॉलिटिकल साइंस में स्पेशलिस्ट पर्सन है, उन्होंने क्या बोला, सेज दैट इक्वालिटी इम्प्लाइज, इक्वालिटी कहाँ इम्प्लाई होगा, इम्प्लाइज फंडामेंटली ए लेबलिंग प्रोसेस। तो ये इम्प्लाई किया जाता है वहाँ पर जहाँ पर मौलिक दृष्टि से लेबलिंग प्रोसेस मतलब सबको समानता की दिया जाता है वहाँ पर। इट मीन्स दैट नो मैन शैल बी प्लेस्ड इन सोसाइटी दैट कैन बी ओवररीच हिज नेबर टू द एक्सटेंट व्हिच कॉन्स्टिट्यूट ए डिनायल ऑफ लेटर सिटीजनशिप। यानी यहाँ पर ये चीज़ बोला जा रहा है कि यहाँ पर कोई भी इंसान जो समाज में वो ऐसे तरीके से नहीं रह सकते कि जो अपने पास में रहने वाले जो बंदा है उसको धोखा दे, और धोखा देकर मतलब समाज का नागरिकता हासिल करे।
तो यहाँ पर ये चीज़ बोला जा रहा है कि समाज में अगर तुम्हें रहना है तो तुम्हें वहाँ पर क्या है, दूसरों को भी जो समान अधिकार मिल रहा है तो उसे अधिकार भी तुम्हें मिलेगा। ये नहीं कि तुम उसे धोखा देकर तुम आगे बढ़ गए, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर नहीं होगा। तो मतलब देखा जाए कि अगर एक समाज में रह रहे हो तो तुम्हें जो सुविधा मिलेगा ये तुम्हारे पास के जो पड़ोसी रह रहे हैं उसको भी वही सुविधा मिलेगा, किसी को ज़्यादा या किसी को कम नहीं मिलेगा। तो ये आ गया इक्वालिटी। उसके बाद ये जो जैसे यहाँ पर बोला जा रहा है धर्म के बेसिस में, यहाँ पर बहुत सारे धर्म का साइन दिया हुआ है, तो ये धर्म के बेसिस में भी इक्वालिटी का बात किया जा रहा है। इक्वालिटी इम्प्लाइज द अवेलेबिलिटी ऑफ सिमिलर राइट्स एंड प्रिविलेजेस। तो ये भी इम्प्लाई किया जाता है कहाँ पर, द अवेलेबिलिटी ऑफ सिमिलर राइट्स, मतलब सबका समान अधिकार मिले, एंड प्रिविलेजेस मतलब सबका समान अधिकार और सुविधा मिले, ये चीज़ बोला जा रहा है। तो धर्म के बेसिस में भी समाज में बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन होता है, वहाँ पर समाज बढ़ जाता है, जैसे हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियनिटी ऐसे करके बढ़ जाता है। तो ये इसमें भी सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन ना आए, धर्म के बेसिस में सभी लोगों को एक ही तरीके से देखा जाए, तो ये चीज़ भी यहाँ पर भी इक्वालिटी ले आना चाहिए। उसके बाद इनइक्वालिटी, इक्वालिटी इम्प्लाइज द लेवलिंग ऑफ इनइक्विटीज। तो इक्वालिटी और क्या करते हैं, समाज में जो इनइक्विटी है उसको लेवल करते हैं, मतलब इसको हटाते हैं। कैसे इनइक्वालिटी मतलब असमानता, मतलब जो लोगों के बीच में जो डिफरेंस आता है उसे हटाते हैं। इक्वालिटी कैसे करते हैं, ये जो चार्ट है यहाँ पर देखो, यहाँ पर है कि ये जो एक पिरामिड डाला गया है, पिरामिड में सबसे ऊपर में है ब्राह्मण, उसके नीचे क्षत्रिय, उसके नीचे वैश्य, उसके नीचे शूद्र। तो तुम क्लास 7 के स्टूडेंट तो सब क्लास 6 में जाकर तुमने ये हिस्ट्री के बुक्स में तुमने ये सोसाइटी के जो डिस्क्रिमिनेशन थे एंशिएंट इंडिया में उसके बारे में तुमने पढ़े थे। तो ये सोसाइटी के डिस्क्रिमिनेशन देखा जाए, ये चारों डिस्क्रिमिनेशन तब थे, और उसके बाद जितना दिन आगे बढ़ा था वहाँ से नीचे क्या आया था, अनटचेबिलिटीज यहाँ पर नीचे आए थे। तो यहाँ से देखो, यहाँ पर लिखा है कि सबसे ऊपर वाला जो पॉइंट दिखा है ये गुड की तरफ इंडिकेट कर रहा है। तो मतलब ब्राह्मण्स लोग गुड की तरफ सबसे पास आता है, क्षत्रिय लोग गुड्स की तरफ, उसके बाद उसका रोल आता है, इसी तरह से जा रहा है। लेकिन इसमें क्या होता है कि ये सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, मतलब ये कौन डिसाइड कर रहे हैं कि ब्राह्मण लोग ही गुड के पास में आएगा और अनटचेबल लोग उससे बहुत ज़्यादा दूर रहेगा, ये कौन डिसाइड करेगा। मतलब ये ब्राह्मण लिख कर चला गया और ब्राह्मण लिख कर चले जाने के कारण ब्राह्मण लोग की गुड्स के करीब आएगा, तो ये सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ये इसके वजह से समाज में इनइक्विटी आ रहा है, तो इसको हटाना है। और इक्वालिटी के वजह से समाज में एक जो असमानता आ रहा है उसे क्या करना है, हमें लोगों के बीच में जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को हटाकर सबको समान दृष्टि से देखना है, तो समाज में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहेगा। और ये डिस्क्रिमिनेशन जो डिस्क्रिमिनेशन का फैक्टर होता है, जैसे धर्म के बेसिस में, सेक्स के बेसिस में, लैंग्वेज के बेसिस में, कलर के बेसिस में, रेस के बेसिस में, या क्लास के बेसिस में, कास्ट के बेसिस में, मनी के बेसिस में, ये सब चीज़ को हटाना पड़ेगा, ये चीज़ को इक्वालिटी यहाँ पर नहीं आना पड़ेगा। तो और ये कैसे करना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए करना पड़ेगा, तो तभी होगा। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। इक्वालिटी कैन नॉट बी एब्सोल्यूट। तो इक्वालिटी ये पूरी तरीके से मतलब कैन नॉट बी एब्सोल्यूट, ये पूरी तरीके से अब आता नहीं है कभी, ठीक है। तो पूरी तरीके से देखा जाए ये कभी आता नहीं है, लेकिन जो मेन फैक्टर है यहाँ पर कि इक्वालिटी तब भी कोशिश करना चाहिए कि इक्वालिटी ले आने के लिए, ठीक है। तो हमेशा हम लोगों को क्या होता है कि हम लोग कोशिश करते हैं कि इक्वालिटी ले आने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा भी कोशिश किया जाता है, लेकिन उसमें भी बहुत सारे रुकावट आता है, उस समाज में जाकर बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, लेकिन कोशिश नहीं छोड़ना चाहिए, तब भी मतलब लड़ाई कर जाना चाहिए कि इस समाज में इक्वालिटी लेकर आए। अगर तुम्हारा मन साफ हो, अगर तुम मतलब तुम ये सोचते हो कि समाज में इक्वालिटी रहना चाहिए, मुझे जो सुविधा मिल रहा है ये सुविधा दूसरों को भी मिलना चाहिए, अगर तुम्हारे मन में ये सोच है तो ऑब्वियसली तो समाज आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर तुम्हारे मन में वो सोच नहीं आएगा तो उसमें क्या होगा, समाज धीरे धीरे पीछे जाएगा और तुम दूसरों को भी प्रभावित करोगे। तो देखते हैं इक्वालिटी जो चारों सेक्टर पे यहाँ पर बोला जा रहा है, पहला सिविल, दूसरा पॉलिटिकल, तीसरा इकोनॉमिक और चौथा सोशल। ये चारों सेक्टर में इक्वालिटी के बात यहाँ पर किया जा रहा है। जैसे पहले सिविल इक्वालिटी क्या बोला जा रहा है, इट इम्प्लाइज इक्वालिटी ऑफ ऑल द सिटीजन्स बिफोर द लॉ। मतलब यहाँ पर बोला जा रहा है बेसिकली जो
सभी सिटीजन जो ये लॉ के अकॉर्डिंग सबको एक ही नज़र से उनको देखा जाएगा, मतलब कोई बड़ा छोटा नहीं होगा कि जो अमीर आदमी है उसको लॉ सुविधा जाएगा, जो गरीब आदमी है उसको लॉ सुविधा नहीं देगा, ये सब चीज़ नहीं होगा। मतलब लॉ के अकॉर्डिंग सबको सेम दृष्टि से देखा जाएगा। जैसे यहाँ पर रिच और पुअर के बात किया जा रहा है, ये जो पिक्चर में है ना यहाँ पर बोला जा रहा है। उसके बाद एवरी सिटीजन्स ऑफ द स्टेट शुड बी ट्रीटेड सिमिलरली बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब सभी को सिमिलरली ट्रीट किया जाएगा। द लॉ एंड गवर्निंग इंस्टीट्यूशन रिस्पेक्टिव ऑफ रेस, रिलीजन, सेक्स, कास्ट, क्रीड, लैंग्वेज, व्यूज एंड बिलीव्स, ये सब के बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन समाज में होता है ये सब चीज़ को दूर हटाया जाएगा। ये सब चीज़ के को फोकस ना करके मतलब सबको इक्वालिटी दिया जाएगा। कौन कौन सी चीज़? रेस, रिलीजन, सेक्स, कास्ट, क्रीड, लैंग्वेज, व्यूज एंड बिलीव्स, ये सब चीज़ के ऊपर। नेक्स्ट देखते हैं पॉलिटिकल इक्वालिटी। पॉलिटिकल इक्वालिटी जैसे यहाँ पर इट इम्प्लाइज दैट ऑल सिटीजन शुड हैव इक्वल एक्सेस टू सिमिलर पॉलिटिकल राइट्स, मतलब सभी लोगों के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी होना चाहिए कि उनको अपना पॉलिटिकल राइट्स मिल सके। दे मे इंक्लूड द राइट टू वोट, जैसे पॉलिटिकल राइट के अंदर क्या क्या आता है? जैसे राइट टू वोट मतलब अपने वोट देने का अधिकार। तो अगर मैं अपना जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो एज डिसाइड किया गया, मतलब जैसे 18 साल, अगर ये 18 साल की उम्र में अगर क्रॉस कर चुका हूँ तो मुझे वोट देने का अधिकार है। यहाँ पर कोई भी इनइक्वालिटी वाला जो चीज़, मतलब जो सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन करता है जैसे रेस, कलर, सेक्स, ये सब चीज़ कोई भी फैक्टर ना हो, मतलब मैं आज़ाद देश का आज़ाद नागरिक हूँ, मेरे पास अधिकार है, मैं जाकर मैं वोट दे सकता हूँ। गवर्नमेंट को चूज़ करने का अधिकार मेरा है, मैं अपना रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करने का अधिकार मेरा है। तो उसके बाद टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन, इलेक्शन में भी जाकर मैं खुद रिप्रेजेंटेटिव बनकर मैं खड़ा हो सकता हूँ इलेक्शन में कॉन्टेस्ट होकर। टू वॉइस वन पॉलिटिकल ओपिनियन, मैं कोई भी पॉलिटिकल ओपिनियन भी दे सकता हूँ, अपने आवाज़ में दे सकता हूँ वहाँ पर। एंड क्रिटिसाइज गवर्नमेंट पॉलिसीज, या गवर्नमेंट के पॉलिसी को भी क्रिटिसाइज कर सकता हूँ, तो उसका भी मैं उसके खिलाफ बोल सकता हूँ। एंड टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन गवर्नेंस, और गवर्नेंस के मतलब गवर्नमेंट के कोई भी काम में मैं एक्टिवली पार्टिसिपेट भी कर सकता हूँ। तो ये हो गया पॉलिटिकल इक्वालिटी, मेरे पास ये राइट है, तो मैं इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग मैं ये सब काम कर सकता हूँ। ठीक है, अगर ये ना होता तो क्या होता, यहाँ पर इक्वालिटी नहीं आता, इनइक्वालिटी होता। ठीक है, तो ये सब पॉलिटिकल इक्वालिटी के अंदर आ जाता है। उसके बाद इकोनॉमिक इक्वालिटी। In recent years, economic equality is acquiring greater significance than even political equality. तो आज के दिन में देखा जाए कि इकोनॉमिक इक्वालिटी जो पॉलिटिकल इकोनॉमिक से भी और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है। क्यों? आज के दिन में सभी चीज़ पैसों से तोला जाता है, तो मतलब पैसा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो रहा है। और यहाँ पर जो जिसके बंदे के पास सबसे ज़्यादा पैसा है, मतलब जैसे रिच सेक्शन वाला लोग, तो ये पैसों के जरिए सब कुछ खरीदने की कोशिश करते हैं, तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पॉलिटिकल पावर भी उन लोगों के पास आता है जिसके पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा है। तो यहाँ पर जो बेसिकली बोला जा रहा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एडिक्वेट एम्प्लॉयमेंट और रिजनेबल वेजेस एक्सेट्रा, ये सब इकोनॉमिक इक्वालिटी के अंदर आता है। तो यहाँ पर क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना चाहिए, मतलब अमीर गरीब दोनों के लिए समान सुविधा मिलना चाहिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एडिक्वेट एम्प्लॉयमेंट, तो मतलब एम्प्लॉयमेंट जो पर्याप्त एम्प्लॉयमेंट, मतलब लोगों के लिए सबके लिए एम्प्लॉयमेंट चीज़ को बढ़ाना चाहिए। अभी इंडिया में देखा जाए एम्प्लॉयमेंट का एक बहुत बड़ा इशू है अनएम्प्लॉयमेंट का। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट बहुत ही कम हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि इंडिया का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, और इस पॉपुलेशन ज़्यादा होने के कारण इंडिया में इतना सारा नौकरी नहीं मिल सक रहा है सबको, तो इसके वजह से क्या हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो रहा है। और इसके वजह से देखा जाए कि इंसान के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं सोसाइटी में, इकोनॉमिकली जो डिस्क्रिमिनेशन ये भी चीज़ आ रहा है। तो यहाँ पर यहाँ का बहुत सॉल्यूशन तो बहुत पेचीदा है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है कि एक चीज़ बता सकता हूँ कि इसमें एडिक्वेट एम्प्लॉयमेंट करना पड़ेगा, इंतज़ाम, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट के जुगाड़ लगाना पड़ेगा कि ताकि लोग एम्प्लॉयमेंट उनको मिले, उनको नौकरी मिले, और वो नौकरी के भरोसे में अपना जो जीवन वो चला सके और उसके फैमिली अच्छी तरह से चल सके। तो ये है हो गया एडिक्वेट एम्प्लॉयमेंट। उसके बाद रीजनेबल वेजेस, मतलब ठीक ठाक पैसा आ जाए उन लोगों के पास, ये यहाँ पर भी इक्वालिटी आए, मतलब ये नहीं कि सिर्फ पैसा एक सेक्शन के पास रहे, जो रिच वाला सेक्शन के पास, गरीब लोगों के पास पैसा ना आए। तो यहाँ पर भी ठीक से पैसा सबके पास आना चाहिए, रिजनेबल वेजेस, मतलब ठीक से खर्च करने का अधिकार उनको भी मिलना चाहिए। तो ये हो गया इकोनॉमिक इक्वालिटी।
और उसके बाद सोशल इक्वालिटी। बाय लार्ज एंड सिविल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी एनेबल डेमोक्रेसी इन बेटर ओनली। तो यहाँ पर क्या है, लार्ज एंड सिविल, इससे भी देखा जाए कि पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी एनेबल डेमोक्रेसी इन लेटर ओनली। तो इसमें जो बोला जा रहा है, जो बड़े तादाद में सिविल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जो इक्वालिटी है, ये डेमोक्रेसी को क्या करना कह सकते हैं, ये बेटर तरीके से नहीं ले जा सकते, ये सक्षम नहीं है। तो इसमें भी सोशल इक्वालिटी जब तक ना आए तब तक ये तीनों चीज़ समाज को पूरी तरह से ठीक नहीं कर सकते। तो इट इज सोशल इक्वालिटी दैट एनेबल्स डेमोक्रेसी इन स्पिरिट। तो सोशल इक्वालिटी कह सकते हैं जो डेमोक्रेसी को एक ठीक तरीके से, मतलब एक लोकतंत्र को ठीक तरीके से गाइड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर तीनों फोटो डाला गया है। पहला फोटो में डाला गया है जैसे फीमेल फोर्टिसाइड, मतलब यहाँ पर जैसे बोला जा रहा है कि इंडिया में ये हालत की ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, और ये अफ्रीकन कंट्री में भी ये देखा जाता है, या मतलब साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखा जाता है, और मिडिल ईस्ट में भी देखा जाता है। वो होता है कि जो मतलब लड़कियों को जन्म से पहले उन लोगों को मार दिया जाता है। इंडिया में हालांकि ये कॉन्स्टिट्यूशन इतना सख्त है कि इसके वजह से इंडिया में ये चीज़ अभी भी थोड़ा कम हुआ है, लेकिन अभी भी ऐसे बहुत सारे जगह है जहाँ पर मतलब ऐसा फीमेल को उसी नज़र से देखा नहीं जाता। मतलब यहाँ पर बोला जा रहा है बेसिकली कि मेल अगर चाइल्ड हमारे पास आए तो वो क्या करते थे, हमारे जो वंश है, हमारे जो डायनेस्टी है, उससे आगे ले जा सकता है। लेकिन जो फीमेल चाइल्ड आएगा वो क्या करेगा, शादी करके दूसरे के घर में चला जाएगा। यही सोचना होता है मतलब सभी लोगों को ऐसी सोचना होता है जो कॉन्जर्वेटिव दुनिया से बिलोंग करते हैं। तो ये सोच ठीक नहीं है। मतलब अगर देखा जाए इंसान को सबको मतलब इस समाज में जीने का अधिकार है, सबको आगे जाने का अधिकार है, तो ये सोचना गलत सोच है। तो और यहाँ पर ये भी देखना पड़ेगा कि कौन जन्म लेगा, यहाँ पर बॉयज़ आएगा या मतलब मेल आएगा या फीमेल आएगा, ये जो मतलब जो माँ होता है ना, उसके हाथ में भी नहीं होता। तो ये मतलब ये चीज़ ठीक नहीं है यहाँ पर। तो लोगों को सोच यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा, और सिर्फ सोच चेंज से नहीं होगा, यहाँ पर भी गवर्नमेंट का जो उनका भूमिका भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि गवर्नमेंट के द्वारा प्रचार करना। और दूसरी बात होता है कि बाय लॉ, मतलब अकॉर्डिंग टू द लॉ, मतलब अगर कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा सख्त हो जाए कि ऐसा काम करने के लिए, तो इसी द्वारा ये इलीगल काम रोक सकते हैं। हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ऐसे बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन भी आया है जो बहुत ही अच्छी तरह से अपने काम बखूबी निभा रहा है। दूसरे जो फोटो यहाँ पर डाला जा रहा है, यहाँ पर भाईचारे की कि काला जो डिस्क्रिमिनेशन है, काला डिस्क्रिमिनेशन को हटाना पड़ेगा, एक दूसरे को हाथ पकड़ना पड़ेगा, सब लोग मिलकर आगे बढ़ना पड़ेगा। ये चीज़ को यहाँ पर बोला जा रहा है। और तीसरे जो बोला जा रहा है यहाँ पर ये चीज़ है कि डाउरी सिस्टम, जो डाउरी सिस्टम है कि लड़कियों के साथ शादी करने से मतलब शादी ठीक होने से पहले जो लड़कियों के पास से बहुत ज़्यादा पैसा लिया जाता है, यहाँ पर ये इंडिया का एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम है। तो इससे भी इक्वालिटी नहीं होता, मतलब यहाँ से भी मेल फीमेल डिस्क्रिमिनेशन होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर कैसे डिस्क्रिमिनेशन आता है कि डिस्क्रिमिनेशन यही चीज़ है कि यहाँ पर देखा जाए कि अगर लड़कियों के पास से अगर शादी के लिए बहुत ज़्यादा पैसा लिया जाए तो उसके कोई भी पिता माता नहीं चाहेगा कि अपने घर में लड़की हो, क्योंकि उनका इकोनॉमिकल हालात अगर अच्छा ना हो तो वो पैसा कैसे दे पाएंगे, वो कैसे डाउरी दे पाएंगे। तो ये चीज़ होता है कि लड़कियों को हमेशा यहाँ पर नीचे नज़र से देखा जाता है। लेकिन हालांकि लड़की जो हमारे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम है या ऋग्वेदिक एज के टाइम थे, तब लड़कियों को बहुत ही ऊपर के नज़र से देखा जाता था। जैसे जैसे सोसाइटी मतलब आगे बढ़ा, उसी तरह से देखा जाए इंडिया के जो सोसाइटी है और भी ज़्यादा डाउनफॉल होने लगे थे यहाँ पर। तो ये चीज़ होगा कि हमें डाउरी सिस्टम के खिलाफ हमें बोलना चाहिए, डाउरी सिस्टम को इससे हमें दूर हटाना चाहिए। और हम जो एडुकेटेड लोग हैं, हम लोगों को यही सोचना है कि हम लोग सब लोग इक्वल है, मतलब मेल फीमेल सभी इक्वल है, सभी को समान दृष्टि से देखना चाहिए, कोई भी यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। तो तभी होगा यहाँ पर इंडिया में सोशल इक्वालिटी आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर इक्वालिटी में जैसे पार्लियामेंट में यहाँ पर एक तस्वीर दिया गया, इक्वालिटी इज़ वन ऑफ द पिलर्स ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी जैसे लोकतंत्र का अगर बोला जाए, जो पार्लियामेंट से यहाँ पर लोकतंत्र वाला सिस्टम को चलाया जा रहा है, तो इससे बोला जाए कि वन ऑफ द पिलर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। तो मतलब डेमोक्रेसी का एक पिलर है कि इक्वालिटी। अगर मतलब अगर देखा जाए वो वाला पिलर ना रहा तो डेमोक्रेसी तो होगा नहीं, ठीक है। तो वो नहीं बोल सकते कि इंडिया में डेमोक्रेसी है अगर इक्वालिटी ना रहा तो।
तो यही चीज़ बोला जा रहा है। इसके बाद प्रीएम्बल, हमारे जो इंडिया के जो प्रीएम्बल बना था, मतलब प्रीएम्बल जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का एक सामरी फॉर्म है, तो वहाँ पर भी ये चीज़ बोला जा रहा है, जो जो टर्म यहाँ पर डाला गया, जैसे वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic and republic and to secure to all its citizen। तो ये सब आदर्श को हम लोग मानेंगे और नागरिक को ये मानकर चलेंगे, जो सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक है। उसके बाद बोला कि जस्टिस, सबके साथ हम लोग न्याय करेंगे, जहां पर सोशल एंड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकली, मतलब सामाजिक दृष्टि से, अर्थनैतिक दृष्टि से और राजनीतिक दृष्टि से। लिबर्टी, मतलब सबके, लिबर्टी ऑफ थॉट, हमारे जो सोचना है उस सोच के हम लोग बहुत ही ज़्यादा फैला देंगे, मतलब उसको उदार मेंटेलिटी से हम लोग सोचेंगे, कि हम लोग कॉन्जर्वेटिव माइंड से नहीं सोचेंगे। उसके बाद बोला जा रहा है एक्सप्रेशन बिलीफ, हमारे सोच के ऊपर, हमारे एक्सप्रेशन के ऊपर, हमारे बिलीव, हमारे जो विश्वास है उसके ऊपर, फेथ एंड वर्शिप, हम जो पूजा करते हैं या धर्मीय जो हम लोग को बिलीव करते हैं उसके ऊपर ये लिबर्टी लेकर आएंगे, मतलब उदार मेंटेलिटी लेकर आएंगे। उसके बाद इक्वालिटी, इक्वालिटी यहाँ पर भी बोला जा रहा है ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट एमोंग देम ऑल। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि हम लोग को जो इकोनॉमिकली स्टेटस होता है या सोशल स्टेटस होता है उसमें भी इक्वालिटी लेकर आएंगे, एंड अपॉर्चुनिटीज, कि सबको समान सुविधा मिले, एंड टू प्रमोट एमोंग देम ऑल, इसको हम लोग आगे लेकर जाएंगे। और फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी जो हम लोग यहाँ पर बोला जा रहा है कि एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड द यूनिटी ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। तो हम लोग भाईचारे से हम लोग एक दूसरे के साथ हाथ पकड़ेंगे और हम लोग अपने जो नेशन को उसको हम लोग आगे ले जाएंगे यूनिटी से या इंटीग्रिटी से, मतलब एक दूसरे के साथ हम लोग एक साथ मिलकर हम लोग यूनिटी और इंटीग्रिटी बनाएंगे इंडिया के लिए। तो ये जो है कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में ये इक्वालिटी को बात यहाँ पर बोला जा रहा है, जो एक डेमोक्रेसी के पिलर के काम करते हैं। ठीक है, अगर इक्वलिटी यहाँ पर ये वर्ड ना रहता तो इंडिया कभी भी ये नहीं बोला सकते इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो इसके बाद देखते द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन जनवरी 26, 1950, जो 1950 के 26 जनवरी में वो इनेक्टेड हुए थे। और उसके बाद है कि 284 मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली साइन द हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स। तो 284 मेंबर जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में साइन किया था ये हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स को, जो 24 जनवरी 1950 में साइन किया था। 2 days आफ्टर ऑन 26 जनवरी इंडिया सेलिब्रेटेड इट्स फर्स्ट रिपब्लिक डे। तो पहले रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया 26 जनवरी, जिसका मेन रोल कौन था, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के पास था मेन रोल। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वॉज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन के चीफ आर्किटेक्ट है। इट इज़ बिकॉज ऑफ हिम दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन कवर्स ए वाइड रेंज ऑफ सिविल लिबर्टीज। तो यहाँ पर सिविल लिबर्टीज के, मतलब लिबर्टी मतलब जो उदार मेंटेलिटी की, इसको बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर फोकस किया गया था, इंक्लूडिंग द फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, धर्म के लिए ये जो आज़ादी यहाँ पर दिया गया था, एंड द एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो आज़ादी अनटचेबिलिटी को भी एक यहाँ पर एबोलिश किया गया था। यहाँ पर एक चीज़ है कि इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन बने थे वहाँ पर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बहुत बड़ा रोल था। और ये चीज़ है कि ये हिस्ट्री को हम लोग ना कभी इसको हम लोग कभी नाकारा नहीं जा सकता कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर उस कौन सी बैकग्राउंड से वो इंडिया में आए थे। तो उसको ना जब वो उसका जब स्टार्टिंग हुआ था डॉक्टर भीम राव अम्बेडकर जब जन्म से लेकर उनको बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था। और जब इंडिया में ब्रिटिश इंडिया चल रहे थे तो तब वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बहुत ज़्यादा लड़ाई की थी जो अनटचेबिलिटी के खिलाफ। तो यही एक कारण है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जब बाद में इतने ऊपर तक आ गए थे और उनके ऊपर संविधान के जब ड्राफ्टिंग कमेटी के जब उनको इंचार्ज बनाया गया था कि एक संविधान को कैसे बनाया जाए, तो वो इसी चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा गौर दिया था कि इंडिया में अनटचेबिलिटी को हटाया जाए। मतलब यहाँ पर जो अनटचेबिलिटी लोग हैं इनको बहुत ज़्यादा पहले प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था, ये समाज में बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन का शिकार होना पड़ता था। तो ये चीज़ को हटाने के लिए उन्होंने जी तोड़ मेहनत किया यहाँ पर। और दूसरी बात है कि इंडिया में पर्टिकुलर कोई एक धर्म नहीं है, तो एक धर्म को अगर मैं यहाँ पर मान्यता दे तो दूसरे धर्म के लोगों को प्रॉब्लम होगा, उसमें भी एक उसके साथ सटीक से जस्टिस नहीं कर पाएंगे हम लोग। तो इसलिए यहाँ पर धर्म के मामले भी इक्वालिटी दिया गया। तो ये इसमें भी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का एक बहुत ही ज़्यादा योगदान है यहाँ पर। तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज एवरी पर्सन एज इक्वल। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि हर एक पर्सन को इक्वली माना जा रहा है। एवरी इंडिविजुअल ऑफ द इन द कंट्री इंक्लूडिंग मेल एंड फीमेल फ्रॉम ऑल कास्ट। तो मेल फीमेल
कास्ट के अकॉर्डिंग, रिलीजन के अकॉर्डिंग, ट्राइब के अकॉर्डिंग, एजुकेशन के अकॉर्डिंग एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड और रिकॉग्नाइज एज इक्वल, ये सभी चीज से हम लोग इक्वल दृष्टि से देखेंगे। इन आवर कंट्री देयर आर लॉज टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन एंड इल ट्रीटमेंट। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ बोला जा रहा है कि कंट्री में यहाँ पर लॉज है जो प्रोटेक्ट करेंगे लोगों को, और ये जो डिस्क्रिमिनेशन है या इल ट्रीटमेंट अगर लोगों के साथ जो बुरा बर्ताव अगर करो तो उसको उसके खिलाफ ये आवाज़ उठाएंगे, ये लॉ, ठीक है, ये लॉ आवाज़ उठाएंगे। तो हालांकि यहाँ पर एक चीज़ है, ये सोचने वाली बात है कि इंडिया में अमीरी गरीबी अभी भी है, लेकिन ये बात नहीं है कि ये नहीं रहेगा, ये हमेशा रहेगा। रिच पोर सेक्शन रहेगा, जो अलग अलग रिलीजन लेंगे, अलग अलग लोग लेंगे, अलग अलग कास्ट के अकॉर्डिंग, अलग अलग क्लास के अकॉर्डिंग लोग लेंगे। लेकिन जो बात है कि यहाँ पर डेमोक्रेसी कहाँ से आ रहा है, डेमोक्रेसी आ रहा है यही से कि तुम्हें ऊपर आने का भी तुम्हें मौका मिलेगा। जैसे रिच पोर वाला सेक्शन, रिच पोर वाला सेक्शन मतलब यहाँ पर है कि तुम समझ लो कि तुम पोर एक फैमिली से बिलोंग कर रहे हो, ठीक है, तो ये तुम कभी भी तुम इसको मना नहीं कर सकते कि तुम पोर फैमिली से नहीं हो। तुम पोर फैमिली से जन्म से पोर फैमिली से बिलोंग कर लो, लेकिन तुम्हारे पास मौका है डेमोक्रेसी में, तुम ऊपर तक आ सकते हो अपने मेहनत से, तो अपने फैमिली का हालात तुम सुधार सकते हो। तो ये एक डेमोक्रेसी में ये मौका तुम्हें मिलता है। जो दूसरे ऑटोक्रेसी कंट्री में तो जाओ या दूसरे क्या कंट्री में जाओ, यहाँ पर वो मौका ना मिल सकते, लेकिन यहाँ पर एक डेमोक्रेटिक कंट्री में ये तुम मौका तुम्हें मिलेगा कि तुम अपने मेहनत से तुम ऊपर तक आ सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया इक्वालिटी के एक एग्जाम्पल। यहाँ पर जैसे यहाँ पर हमारे पास जो फंडामेंटल राइट है, वहाँ पर भी एक चीज़ देखा जाए, वहाँ पर जैसे इक्वालिटी की अगर बात किया जाए, वहाँ पर जैसे इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये कौन से आर्टिकल में बोला जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 में बोला जा रहा है। लॉ के नज़र से मतलब सभी को इक्वल दृष्टि से देखा जाएगा। प्रोहिबिशंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, जो डिस्क्रिमिनेशन है लोगों के बीच में, उसको हम लोग बैन करेंगे, उसको हम लोग हटाएंगे, जो आर्टिकल 15 में बोला गया। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, सबको समान अधिकार मिलेगा, मतलब सबको समान अपॉर्चुनिटी मिलेगा, आर्टिकल 16 में बोला गया। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, तो अनटचेबिलिटी को हम लोग खत्म करेंगे, मतलब ये, और अनटचेबिलिटी जो पहले थे ना, जो मतलब जो नीचे जो जाति वाला जो लोग है उसको हम लोग छू नहीं सकते, ऐसे एंशिएंट हिस्ट्री में इंडिया के या मेडिवल हिस्ट्री में ये भी देखा जाता था। तो इस ये वाला सिस्टम को ख़त्म किया जा रहा है आर्टिकल 17 के द्वारा। और एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, तो टाइटल्स को भी एबोलिशन किया जाएगा जो आर्टिकल 18 के द्वारा, ठीक है। मतलब ये खिताब दिया जाता है कि ये बड़े लोग है, इसको मतलब ये सम्मान है, ऐसे टाइप का, और ये छोटे लोग है, ऐसे टाइप का जो टाइटल दिया था, ये सब भी खत्म किया गया जो आर्टिकल 18 के द्वारा। तो ये राइट टू इक्वालिटी यहाँ पर आ रहा है। तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं इंपॉर्टेंट प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इक्वालिटी आर्टिकल 15। तो इसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन जो इक्वालिटी है, मतलब इक्वालिटी के ऊपर जो आर्टिकल है सबसे ज़्यादा, वो है आर्टिकल 15, जहाँ पर बोला जा रहा है एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर लॉ। लॉ के, ये तो लाइन मैंने बहुत बार डिस्कस किया कि लॉ के अकॉर्डिंग मतलब सभी लोगों को समान दृष्टि से देखा जाएगा। और नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट वन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, रेस, कास्ट एंड जेंडर। इसके बेसिस में कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। एवरी पर्सन हैज एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस। ये थोड़ा नया इंफॉर्मेशन है कि सभी लोग, उनके पास ये राइट है कि सभी पब्लिक प्लेस में वो जा सकते हैं, इंक्लूडिंग प्लेग्राउंड, शॉप, मार्केट, होटल्स, ये सभी जगह में वो जा सकते हैं। ऑल पर्सन्स कैन यूज, वो भी यूज भी कर सकते हैं कौन कौन सी चीज़, जो पब्लिक मतलब सरकार के जो चीज़ होते हैं, जैसे सरकार के वेल्स, रोड्स या बाथिंग घाट्स, ये सब चीज़ को वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो और उसके बाद अनटचेबिलिटी इज एबलिश, तो इसको एबलिश किया गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ हो गया आर्टिकल 15 में। तो आज ये वीडियो यही तक। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो इक्वालिटी को ठीक से मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट को कौन कौन से चैलेंज फेस करना पड़ता है, और इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा इक्वालिटी को मेंटेन करने के लिए कौन कौन सी स्कीम ले आया गया। तो हम लोग ये नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज यही तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।